क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी कराऊंगा और ये वीडियो जो रहेगी हमारी लगभग 1 घंटे की वीडियो रहेगी। कितने समय की रहेगी? 1 घंटे की वीडियो रहेगी। और इस 1 घंटे में मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि लगभग 5 से लेकर 8 प्रश्न आने की 100% गारंटी। कितना? 100% गारंटी। कोई नहीं लेता होगा लेकिन मैं ले रहा हूँ। 5 से 8 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, यानी कि हिंदी में आपके लगभग 10 से लेकर 16 नंबर का, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की क्लास में। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज की हमारी पहली क्लास, और इस पहली क्लास में हम शब्द के भेद पढ़ेंगे, जो कि 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं शब्द के भेद। तो 4 कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। अब एक चीज़ और कि मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो बिल्कुल भी ये ना समझे कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही ये वीडियो रहेगी, बल्कि आपका कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें भी हिंदी आती होगी, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या फिर किसी भी स्टेट का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जिसमें भी हिंदी आती होगी, सभी के लिए सफिशेंट है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी, जो कि कुछ ही समय के बाद पेपर होना है, तो उसको हम फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है। तो चलिए, शब्द के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो शब्द के भेद जो 4 होते हैं, पहला होता है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 5। दूसरा होता है शब्द का भेद कि रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 3। और तीसरा शब्द का भेद होता है विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं कितने? 2। और शब्द का चौथा भेद होता है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जो कि होते हैं कितने? 6। तो शब्द का पहला भेद कौन सा होता है? व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं 5, उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, और पहले हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहला भेद होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देसी या फिर देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशी या फिर विदेशज शब्द, और पांचवा होता है संकर शब्द। तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। किसको? व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो कि होते हैं 5 भेद, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला जो शब्द का हमारा भेद होता है, पहला भेद वो होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर। ठीक है। अब देख लीजिए, व्युत्पत्ति किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए। व्युत्पत्ति कहते हैं जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब आप समझ रहे हैं, जो ऊपर वाले यानी कि अल्लाह और भगवान की बनाई हुई है, अल्लाह या फिर भगवान की बनाई गई है। जैसे मैं कह दूं सूर्य, सूर्य किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा बनाया गया है, अल्लाह के द्वारा बनाया गया है। या फिर मैं कह दूं क्या धरती, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये भी अल्लाह या भगवान के द्वारा बनाए गए, यानी कि जो प्राकृतिक हैं। ठीक है। उनको कहते हैं व्युत्पत्ति। और दूसरा होता है उत्पत्ति, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो। जैसे उत्पत्ति किस चीज़ की होती है? जैसे हम खेती करते हैं, खेत जोतते हैं, और उस खेत में क्या डालते हैं हम? उस खेत में हम डालते हैं बीज। उस खेत में हम क्या डालते हैं? उस खेत में डालते हैं हम बीज। ठीक है। जब हम बीज डाल देते हैं तो ये बीज क्या करते हैं? यही बीज क्या बनता है? पौधा बन जाता है। यानी कि क्या होती है? उसकी उत्पत्ति हो जाती है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा होता है उद्गम। क्या होता है? उद्गम होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके। उद्गम का मतलब है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। यानी कि जब आप देखते होंगे कि कहीं से एक नदी निकलती है, किसी एक पॉइंट से क्या निकलती है? किसी एक पॉइंट से नदी निकलती है, और वो नदी बहते बहते दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? उद्गम। ठीक है। आपने सुना होगा कि गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है। तो क्या? उद्गम। और चौथा होता है उद्भव, जो एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान तक पहुंच सके। ठीक है। तो ये होता है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव का अर्थ। ठीक है। अब चलिए सीधा हम पहुंच जाते हैं पहले भेद पर। तो पहला भेद कौन सा था? तत्सम शब्द।
अब देखिए तत्सम शब्द आपने बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में आपने प्रश्न भी देखे होंगे और बहुत बार इनको गलत भी आपने किया होगा। तो यकीन मानिए आज के बाद कोई भी तत्सम शब्द आपसे गलत नहीं होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से कुछ ही सेकंड में आप तत्सम शब्द पहचान लेंगे, चाहे कितना भी आसान हो या कितना भी कठिन हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो तत्सम शब्द होता है, अगर मैं उसकी संधि करता हूँ तो संधि होती है तत् जमा यानी कि धन सम। यह तत् का मतलब होता है उससे और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत से लिए गए होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हिंदी में आ जाते हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तत्सम शब्दों की पहचान। ठीक है, तत्सम शब्दों की पहचान, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? हिंदी में प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको तत्सम शब्द कहते हैं। या फिर वो शब्द, ठीक है, जो संस्कृत के समान होते हैं, या उन पुराने या प्राचीन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम कुछ तत्सम शब्दों को पहचानना सीखेंगे और तत्सम शब्दों के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है तत्सम शब्द में। देखिए आधे व्यंजन वाले शब्द। कौन से? आधे व्यंजन वाले शब्द। जैसे गृह में आधा रे लगा हुआ है ऋषि वाला, कार्य में आधा रे है, रात्रि है, अग्नि में आधा गे है और यहाँ सूर्य, क्रम, करण। ठीक है, आधा व्यंजन वाले जो भी शब्द होंगे वो तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है, और बहुत सारे इसमें पॉइंट लिखे हुए, तो एक भी पॉइंट मिस ना करें और आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट बन जाता है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। कौन से? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन जो दो शब्दों से या दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। किससे? दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे कषह। कौन सा? जैसे कि आप देख रहे हैं कौन सा शब्द है? यह है कषह। ठीक है, और यह है जया, यह है शरह और यह है तरह। ठीक है, अक्सर हमने क्षत्रिय सुना होगा, ज्ञानी सुना होगा, श्रमिक सुना होगा, लेकिन कैसे? देखिए आधा क होता है और षटकोण वाला पूरा स होता है, तो क्या होगा? कषय हो गया, इसको कषय बोलते हैं। ठीक है, तो ये शब्द, चारों शब्द, ये कितने शब्द होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। तो जिस भी शब्द में ये चारों व्यंजन आ जाए, संयुक्त व्यंजन, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ तत्सम शब्द होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट है अनुस्वार वाले शब्द। कौन से? अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी लगी हुई होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, जैसे संसार। कौन सा शब्द है? संसार। संसार में ऊपर आप देख रहे होगे, संसार में ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। जैसे संविधान में भी ऊपर बिंदी है, संस्कृति में भी ऊपर बिंदी है, संख्या में भी ऊपर बिंदी है और अंति में भी बिंदी है। इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जिनमें बिंदी लगी हुई होती है, तो अनुस्वार वाले केवल बिंदी, ना कि चंद्र बिंदु। देखिए बिंदी दो तरह की होती है, एक तो ये नॉर्मल बिंदी हो जाती है और एक होती है चंद्र बिंदु के साथ में। तो ये वाली नहीं, बल्कि ये वाली जो अनुस्वार, जो केवल और केवल बिंदी हो, तो वो बिंदी वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हलंत जिसमें लगा हुआ हो, जिस शब्द में, क्या? हलंत। जैसे ये आप मिट्टी में हलंत देख रहे हो, ये वाला हलंत, इसको हलंत, यानी कि किसी भी व्यंजन में हलंत लगाकर उसको बिल्कुल शुद्ध व्यंजन बनाया जाता है, यानी कि स्वर रहित। इसमें से स्वर हटा दिया जाता है, जो ए लगा होता है हर स्वर में, हर व्यंजन में जो ए की मात्रा होती है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि आधा टे है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे आप विद्वान देख रहे हो, क्या देख रहे हो? विद्वान देख रहे हो। एक तो विद्वान इस तरह से लिखा जाता है, ये जो दे है हमारा आधा है, और एक जो विद्वान आप देखते होगे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, विद्वान। ठीक है,
तो यहाँ पर जो दे है वो आधा है और वह पूरा होता है। ठीक है, तो ऐसे विद्वान किसी भी व्यंजन में हलंत लगाकर उसको आधा बना दिया जाता है। तो जिसमें भी हलंत लगा होगा वो भी शब्द किसके होंगे? तत्सम शब्द होंगे वो भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके अलावा विसर्ग चिन्ह वाले शब्द, विसर्ग समझ रहे हो? विसर्ग, विसर्ग बोलते हैं जो किसी शब्द में जो पीछे दो बिंदी लगी हुई होती है, जैसे कि आप ये उदाहरण देख रहे होगे। कौन से उदाहरण है ये? आप देख रहे होगे प्रातः काल, जो प्रातः में जो दो बिंदी लगी हुई है ना, ये ही कहलाती है विसर्ग। ठीक है, जिस भी शब्द में ये विसर्ग लगे आ जाए वो भी किसका उदाहरण होगी? वो भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। ठीक है, पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, कितनी सारी पहचान है। अब इसके बावजूद भी अगर आपका प्रश्न गलत होता तो यकीन मानिए आपने तैयारी नहीं की। ठीक है, इसके अलावा छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न हमारा बनता है संधि वाले शब्द। संधि यानी कि दो अक्षरों का, दो वर्णों का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं। यानी कि जैसे हिमालय, धर्मेंद्र, पुरुषोत्तम, जितने भी शब्द होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं उनको हम संधि कहते हैं। और संधि वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द किस में जाएंगे? वो शब्द जाएंगे किसमें? किसमें जाएंगे? वो शब्द जाएंगे तत्सम शब्द में। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 7, समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द किसका हो? एक शब्द हो संस्कृत का। किसका हो? संस्कृत का हो। जैसे राजपुत्र, देखिए राज जो है, राज हिंदी का शब्द है और पुत्र है किसका? संस्कृत का, यानी कि तत्सम शब्द है। कैसे पहचाना? क्योंकि इसमें त्रय लगी हुई है पीछे, पुत्र में है ना, त्रय संयुक्त व्यंजन है तो इसलिए तत्सम शब्द हो गया। राजधर्म है तो राजधर्म में भी क्या है? राजधर्म में भी धर्म आधा, ऊपर जो रह है आधा रह लगी हुई है, तो आधा रह जो भी आधा रह मतलब अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन जहाँ आएगा वो भी तत्सम शब्द है ना। आगे देखिए कन्यादान, कन्या में आधा न है, कन्या में क्या है? आधा न है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? ये भी संस्कृत का यानी कि तत्सम का शब्द हो गया। इसलिए समास के वो शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत का हो वो भी क्या होंगे? तत्सम के उदाहरण होंगे। इसके अलावा 8वां पॉइंट देख लीजिए। 8वां पॉइंट है संस्कृत के 22 उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के 22 उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के 22 उपसर्गों से बने हुए शब्द भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे क्या? जैसे आजन्म, आजन्म में आ एक क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है और निर्धन में निह, देखिए ये लग गया विसर्ग, विसर्ग लग गया निह। निर्धन में निह प्लस धन यानी कि निर्धन। ठीक है, निह प्लस धन यानी कि निर्धन, जिसमें भी संस्कृत का उपसर्ग लगा मिलेगा जिस भी शब्द में वो तत्सम शब्द का उदाहरण होगा। इसके अलावा 9वां पॉइंट देख लीजिए। संस्कृत के प्रत्यय, किसके? संस्कृत के प्रत्यय से बने हुए शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से और संस्कृत के प्रत्यय से बने हुए भी शब्द, जैसे पूजनीय। ठीक है, पूजनीय, ठीक है, ये शब्द है पूजनीय, कथनीय, पढ़नीय, ये शब्द भी क्या हो गए? ये शब्द भी तत्सम शब्द के उदाहरण हो गए। देखिए जैसे पूजनीय में जो मूल है, जो मूल शब्द है, मूल क्रिया है वो पूजा है। पूजा में निय लगाकर, क्या लगाकर? ये लगाकर क्या बन गया? प्रत्यय लगाकर क्या बन गया? पूजनीय हो गया। कथन में ये लगाकर क्या बन गया? कथनीय होगा। पढ़ में क्या लग गया? निय लगकर क्या बन गया? पढ़नीय होगा। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत की क्रिया से बने शब्द। ठीक है, पूजने में क्रिया क्या है? पूजा। कथने में क्रिया क्या है? कथन। पढ़नीय में पढ़ क्रिया हो गई। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के प्रत्यय या फिर संस्कृत की क्रिया से बने शब्द भी तत्सम के उदाहरण होंगे। इसके अलावा आगे चलिए 11वां पॉइंट देख लीजिए। कठिन, जटिल, क्लिष्ट वर्तनी के उच्चारण वाले शब्द, यानी कि जिन्हें बोलने में परेशानी हो, जिन्हें बोलने में परेशानी हो, जो मुश्किल पैदा हो, जो कठिन हो, जटिल हो, जैसे उज्ज्वल, अंत्याक्षरी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो वो सब भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। इसके अलावा 12वां पॉइंट देख लीजिए। हिंदू धर्म, संस्कार, संस्कृति का बोध करने वाले शब्द, जैसे होलिका, दीपावली, क्या है? ये एक त्योहार का, क्या त्योहार का बोध कर रहे हैं, त्योहार के बारे में बता रहे हैं, रक्षाबंधन, ये शब्द भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। 13वां पॉइंट देख लीजिए। संस्कृत के कवि लेखक, किसके? संस्कृत के कवि लेखक,
एवं उनकी रचनाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द, वो शब्द ही तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। 14वां पॉइंट है वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द, वो भी तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। इसके अलावा 15वां है जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता हो, यानी कि जो शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अग्नि है, अग्नि क्या है हमारी, अग्नि, ठीक है, अग्नि। अब अग्नि का तद्भव हम क्या बनाएंगे, अग्नि का तद्भव होगा आग, यानी कि आग। इसी 15वें पॉइंट में लिखा गया है जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो, तद्भव रूप, तो वो शब्द जैसे शब्द है अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या है, आग, ऐसे ही वो शब्द भी जिनका कोई तद्भव रूप हो वो भी तत्सम का उदाहरण होगा। ऐसे ही प्रश्न ये पॉइंट नंबर 16 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 16 है प्राचीन पुराने शब्द जिनका प्रयोग आधुनिक समय में बहुत कम हो रहा हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो बहुत प्राचीन हैं, जो बहुत पुराने हैं और आज के समय में उनका उपयोग बहुत कमी के साथ में हो रहा है, वो शब्द भी क्या होंगे, तत्सम शब्द के उदाहरण होंगे। इसके अलावा अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो हम भेद पढ़ रहे हैं शब्द के, जिसमें 5 होते हैं। पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, ठीक है। तो तत्सम शब्द की हमने बहुत अच्छे से पहचान करी, बहुत सारे उसमें पॉइंट देखे, ठीक है। उन पॉइंटों पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा की, एक एक को समझा। अब उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तद्भव शब्दों की पहचान करेंगे। हम कौन से शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं हमारे, ठीक है। तद्भव देखिए इसकी परिभाषा होती है जो शब्द संस्कृत भाषा से, कहाँ से, संस्कृत भाषा से तत्सम के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से तत्सम के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्द उन्हीं तत्सम शब्दों से उत्पन्न होते हैं। जैसे संस्कृत भाषा का कोई शब्द है, वो हम कहाँ तत्सम बन जाता है, और वही तत्सम शब्द परिवर्तन होकर क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। वो तद्भव शब्द किससे उत्पन्न होते हैं, तत्सम शब्द से उत्पन्न होते हैं। अब जैसे पहला पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है तत्सम शब्दों से जिन शब्दों की उत्पत्ति होती है उनको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बन गया आग। देखिए अग्नि हम बहुत कमी के साथ में बोलते हैं, लेकिन आज की जो भाषा है हमारी, आग कहेंगे हम, आग, है ना। तो आग जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो तद्भव होता है, और जो हम कभी कभी बोलते हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, सूर्य आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। हम सूर्य बहुत कम एक साथ में कहते हैं, सूरज को ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सूरज निकल गया, सूरज छिप गया, सूरज चला गया, ठीक है। हम क्या ऐसे कहते हैं, सूर्य निकल आया, सूर्य चला गया, बल्कि सूरज कहते हैं। यानी कि जो हम आसान होता है हमारे लिए भाषा बोलने में, जो हमारे लिए आसान है जो शब्द, वो शब्द किसके हैं, वो शब्द तद्भव शब्द हैं। जैसे अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट है द्वितु व्यंजन वाले शब्द। कौन से, द्वितु व्यंजन, यानी कि जिसमें 2 व्यंजन आ जाए। जैसे डिब्बा, डिब्बा में 2 बा आ गए, ठीक है, एक अधूरा है एक पूरा है। डिब्बा, बच्चा, बचपन, या सॉरी बच्चन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, छप्पन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें द्वितीय व्यंजन हो, ठीक है, वो शब्द किसके, तद्भव के उदाहरण होंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं मेरे भाई, 2 होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, ढ और ढ। जैसे सड़क है, मेंढक है, ठीक है, जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए जिस शब्द में, वो सब तद्भव के उदाहरण होंगे। इसके अलावा अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द, कौन से, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द। देखिए मैंने आपको बताया था अनुस्वार, अनुस्वार एक ये होता है, और अर्धचंद्र बिंदु वाला एक ये होता है। तो ये जो होगा, जो पहला जो होगा, कौन सा, पहला जो होगा ये होगा आपका तत्सम की पहचान, और जो दूसरा होगा ये दूसरा होगा आपका तद्भव की पहचान। जैसे चांद पे है चंद्र बिंदु, आँख पर है, दांत पर है, इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ हो वो किसके उदाहरण होंगे, वो होंगे तद्भव के उदाहरण। इसके अलावा हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है। जैसे निडर है, निडर में उपसर्ग लगा हुआ नि, और अधपका में उपसर्ग है अध,
और अनमोल में उपसर्ग है अन, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। अब जैसे हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, किससे? प्रत्यय। जैसे सुनारिन, सुनार में इन लग गया तो क्या हो गया? सुनारिन हो गया। ठीक है। बच्चा में पन लग गया तो क्या हो गया? बचपन हो गया। ठीक है। मिठास में आस लग गई तो क्या होगा? मिठाई में आस लग गई तो क्या, मीठा में आस लग गई तो क्या होगा? मिठास हो गया। यानी कि प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम, किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? हिंदी का प्रत्यय, लेकिन हिंदी का। ठीक है। हिंदी का लगाएंगे तो तद्भव शब्द बनेगा, संस्कृत का लगाएंगे तो तत्सम शब्द बनेगा। इसके अलावा 7वां पॉइंट देख लीजिए, समास वाले वे शब्द जिनके दोनों शब्द हिंदी के हों। किसके हों? हिंदी के हों दोनों। जैसे राजपूत, माता पिता। ठीक है। और समास के जो वो शब्द होते हैं जिनमें एक संस्कृत का होता है तो वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं तत्सम में। लेकिन जहां दोनों शब्द हिंदी के हों वो जाएंगे तद्भव में। ठीक है। इसके अलावा 8वां पॉइंट देख लीजिए, सरल, सुगम, आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द जिन्हें बोलने में आसानी हो। जैसे आग, सूरज, घर। देखिए, घर को जो हम संस्कृत में या फिर तद्भव में क्या बोलते हैं? तत्सम में क्या बोलते हैं? गृह। ठीक है, गृह। हम आपने सुना होगा गृह प्रवेश, है ना। तो लेकिन गृह हम बहुत कमी के साथ में बोलते हैं, लेकिन घर कहते हैं ज़्यादातर। ठीक है। आसान क्या है? घर। बोलने में आसानी क्या होती है? घर होती है। ठीक है। चलिए, तो वो शब्द जो सरल हो, सुगम हो, आसान वर्तनी वाले हो या फिर उन्हें बोलने में, उच्चारण करने में आसानी होती हो, वो शब्द भी तद्भव शब्द होंगे। इसके अलावा 9वां पॉइंट देख लीजिए, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी हो। कैसा रूप हो? तत्सम रूप भी हो। ठीक है। यानी कि जैसे अग्नि है, या समझ लीजिए जैसे आग है, आग का तत्सम क्या हो गया? अग्नि हो गया। सूरज का तत्सम क्या हो गया? सूर्य हो गया। घर का तत्सम क्या हो गया? ग्रह हो गया। यानी कि जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी हो तो वो क्या, कौन से शब्द कहलाएंगे? वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए तीसरा भेद, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो 5 भेद होते हैं उसमें तीसरा भेद है कौन सा? तीसरा भेद है हमारा देसी या फिर देशज शब्दों की पहचान। देखिए, देसी शब्द कौन से होते हैं? जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कंडा, यानी कि जो भैंस पोटी करती है, गोबर देती है, उसके जो उपले बनते हैं, ठीक है, जलाने वाले, उसको कहीं उपला बोलते हैं, कहीं उसको कंडा बोलते हैं। देखिए, जो खेत होता है, ज़मीन होती है, जो उसमें रास्ता जो दिया जाता है, एक बहुत पतली सी चक्रोड़ होती है, मेड़ लगा हुआ होता है ना। दो खेतों के बीच में जो मेड़ होता है, कहीं मेड़ बोलते हैं उसको, कहीं कुछ और बोलते हैं। जो कसला होता है, कहीं कसला बोलते हैं। ठीक है। जो खुदाई करता है, कहीं उसको फावड़ा बोलते हैं। यानी कि ये देसी शब्द होते हैं। ठीक है। अब देखिए, बोली व उपबोली वाले शब्द कौन से? बोली व उपबोली वाले शब्द, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी। ठीक है। ये शब्द कैसे होंगे? देसी या फिर देशज शब्द होंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट देख लीजिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना मिले। देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उपला, कहीं उपला बोलते हैं, कहीं कंडा बोलते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि किसने बनाए, कहाँ बने, कब बने, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल है, एक नॉर्मल शब्द है, और ये शब्द एक सीमित ही क्षेत्र तक ही बोले जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे है, अगला तीसरा पॉइंट देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि सीमित क्षेत्र में बोले हुए समझे जाने वाले शब्द। ठीक है। सीमित क्षेत्र में। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्या? फावड़ा। फावड़ा, इसी फावड़ा को कहीं बोलते हैं क्या? कसला। ठीक है। कहीं फावड़ा बोलते हैं तो कहीं बोलते हैं कसला, है ना। ये सीमित क्षेत्र में है। जब क्षेत्र बदल जाता है कुछ किलोमीटर पर जाने के बाद में, तो भाषाओं में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो वस्तुओं के नामों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक। ऐसे ही अगला चौथा है पॉइंट, गांव, देहात, कस्बों में प्रचलित शब्द। ठीक है। गांवों में जो देसी शब्द होते हैं बोलने वाले, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा हूँ, फावड़े का, कसला, कंडा, ठीक है, दरांती, है ना, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक। अगला आ जाता है क्षेत्रीयता वाले शब्द, यानी कि एक क्षेत्र में लगभग, जैसे मैं कह दूं कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर दिल्ली में है, तो मेरा कौन सा क्षेत्र होगा? दिल्ली क्षेत्र होगा मेरा, यानी कि दिल्ली के आसपास का वाला क्षेत्र।
15 से 20 या 30 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्रीय, उस क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द भी किसमें, देसी शब्द कहलाएंगे ऐसे शब्द। ठीक है, जो आपका कोई क्षेत्र होगा, ठीक है, जैसे मेरठ में कोई अलग कुछ शब्द चलते होंगे, दिल्ली में कुछ अलग चलते होंगे, अलीगढ़ में कुछ अलग है, मथुरा में कुछ अलग है, और कहाँ हाथरस में कुछ अलग है, आगरा में कुछ अलग है, इलाहाबाद में है। तो ऐसे लोकल के जो शब्द होते हैं, क्षेत्रीयता वाले शब्द, वो भी देसी शब्द कहलाएंगे। या फिर जो शब्द तद्भव या फिर तत्सम ना हो, जो तत्सम नहीं होंगे, तद्भव नहीं होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, देसी में जाएंगे या देशज में होंगे। ठीक है, उनकी पहचान मैंने आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो शब्द के 5 भेद हैं, उसमें से चौथा भेद है हमारा कौन सा, विदेशी या फिर विदेशज शब्दों की पहचान करना। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द देख लीजिए कि अंग्रेजी के शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, अर्धचंद्र वाले चिन्ह, कौन से, अर्धचंद्र वाले चिन्ह। ठीक है, अर्धचंद्र वाले चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे ऑफिस, क्या, जैसे ऑफिस। ठीक है, ये अर्धचंद्र वाले। देखिए 3 तरह का होता है। देखिए एक तो ऐसा ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, अनुस्वार, अनुस्वार इसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जो अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र में ऊपर बिंदु लगा हुआ होता है। ठीक है, अर्धचंद्र में बिंदु लगा होता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, और एक होता है क्या, केवल अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। ठीक है, ये 3 है, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, इनको भी अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए आपने देख लिया। जैसे अर्धचंद्र चिन्ह वाला कौन सा चिन्ह है, जैसे ऑफिस है, जैसे टॉफी है, क्या है, टॉफी है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, अर्धचंद्र वाले वो कौन से हैं, ये अंग्रेजी के शब्द होंगे। ठीक है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके अलावा जो आधे से शुरू होने वाले शब्द होंगे, अधिकांश शब्द, अधिकांश है ना, वो शब्द जैसे स्कूल, क्या है, स्कूल। इसके अलावा स्टेशन, ठीक है, इसके अलावा स्टेशनरी, है ना, ये ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, वो शब्द भी जो आधा से शुरू होते होंगे, ये शब्द भी अंग्रेजी के शब्द हैं। और इसके अलावा जिन शब्दों की वर्तनी व उच्चारण अंग्रेजी व हिंदी में बिल्कुल समान हो, वो शब्द, है ना, वो शब्द। इसके अलावा चौथा है अंग्रेजी के उपसर्गों से बने शब्द, किससे, अंग्रेजी के उपसर्गों से बने शब्द। इसके अलावा 5वां है अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द, कौन सी, जैसे रीड, है ना, रीड, रीड मतलब पढ़ना या पढ़। ठीक है, ऐसे। और जो तत्सम ना हो, तद्भव ना हो और देसी शब्द ना हो, तो वो कौन, किस में जाएंगे, वो विदेशी शब्दों में जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अंतिम 5वां देख लीजिए, अंतिम नहीं, चलिए अभी इंग्लिश के देखे, अब हम उर्दू के देख लेंगे, उर्दू के शब्द। ठीक है, जो उर्दू के शब्दों की क्या पहचान होती है, उर्दू के शब्द, इसमें भी पूछा जाता है, उर्दू से भी आते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, मुस्लिम धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के बोधक जो शब्द होते हैं, वो भी उर्दू के शब्द होते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, जो मुस्लिम धर्म में प्रयोग होते हैं, वो शब्द उर्दू के शब्द। और मुस्लिम शासनकाल, क्या, मुस्लिम शासनकाल, राज्य व्यवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द। तीसरा पॉइंट है नुक्ता गृहीत आगत ध्वनि वाले शब्द, कैसे, जैसे क्या में नीचे जो नुक्ता लगता है, ठीक है, कै, खे, गे, है ना, ये जो नुक्ता लगेगा जिसमें भी नीचे, ठीक है, ये कौन से होंगे, नुक्ता गृहीत या आगत ध्वनि वाले शब्द हो जाएंगे। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द, अरबी फारसी के शब्द, ठीक है, और जो दाएं से बाएं लिखे जाते हो वो शब्द, ठीक है, किसके होंगे, उर्दू के होंगे। इसके अलावा अरबी लिपि में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, वो शब्द उर्दू के शब्द होंगे। ठीक, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली शब्द देख लीजिए, पुर्तगाली शब्द जैसे आलू, काजू, चाकू, बारूद, बंदूक,
तोलिया आदि शब्द किसके हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ये वो शब्द लिखे हैं मैंने जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए और इन्हीं के पूछने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा चीनी शब्द, ठीक है, जो चीनी भाषा के शब्द हैं, जैसे चम्मच है, चमचम है, चाय है, लीची है और चीनी है। सब में क्या आ रहा है? सब में ची आ रहा है। देखिए यहाँ भी चे आ रहा है, यहाँ भी चे आ रहा है, यहाँ भी चे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये चीनी शब्द है। जापानी, रिक्शा, मेट्रो, ये शब्द किसके हैं? ये सब विदेशी शब्द हैं। इसके अलावा अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर जो शब्द का अंतिम भेद होता है वो है पांचवा अंतिम भेद, संकर शब्दों। ठीक है, जिनकी पहचान देख लेते हैं। पांचवा भेद है संकर शब्द। ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है? दो अलग अलग भाषाओं के शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द, जैसे रेलगाड़ी, जांचकर्ता, रेल डिब्बा। ठीक है, रेल किसका है? रेल हिंदी का शब्द है। किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है ना। चलिए, रेल हिंदी का शब्द है। देखिए रेल होता है इंग्लिश का शब्द, है ना। चलिए देखिए, रेल जो होता है, रेल होता है किसका शब्द? रेल होता है इंग्लिश का शब्द, होता है इंग्लिश का, है ना, रेल। और जो गाड़ी होती है वो होती है हिंदी का शब्द है गाड़ी, यानी कि दो भाषाओं से मिलकर बन रहा है ये शब्द। जैसे जांच, जांच, है ना। देखिए इसमें ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर लिख रहा है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु लगा हुआ है ऊपर, है ना, चंद्र बिंदु। और यहाँ आधा रे लगा हुआ है ऊपर। आधा रे किसका होगा? ये होगा तत्सम, ये होगा तद्भव, है ना, तत्सम तद्भव। रेल डिब्बा, रेल क्या होगा? रेल इंग्लिश का शब्द हो गया और डिब्बा किसका होगा? यानी कि द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन दो, एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है, एक जैसे द्वित्व व्यंजन, यानी कि ये किसका होगा? ये तत्सम शब्द हो गया, यानी कि हिंदी कह सकते हैं, हिंदी का शब्द हो गया। दो भाषाओं से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे शब्द का दूसरा भेद। कौन सा भेद? शब्द का दूसरा भेद। अब दूसरा भेद क्या कहता है? दूसरा भेद शब्द का कहता है कि रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये शब्द का कौन सा भेद है? ये शब्द का दूसरा भेद है। शब्द का दूसरा भेद है कौन सा? रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर। चलिए, ये 3 प्रकार का है, 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो परंपरा से आने वाले शब्द होते हैं। कौन से? जो परंपरा से आने वाले शब्द होते हैं, यानी कि प्राचीन समय से आ रहे हैं, कंटिन्यू चले आ रहे हैं। ठीक है, वो शब्द। और दूसरा, टुकड़ा करने पर इनका कोई अर्थ ना निकले, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, और तीसरा है जो शब्द पहले की तरह प्रयोग होते हों लेकिन अब पहले की तरह वही अर्थ नहीं देते हों, बल्कि अब दूसरे अर्थभाव में प्रयुक्त होते हैं, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने इस रूढ़ शब्द में आपको बताए। अब चलिए इसके थोड़ा से एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए एक वर होता है, वर पुराना शब्द है वर। पहले पुराने समय में जो वर कहते थे वो श्रेष्ठ के लिए कहते थे, यानी कि श्रेष्ठ, बहुत अच्छे के लिए। लेकिन आज के समय में वर किसे कहते हैं? वर कहते हैं दूल्हा के लिए। यानी कि शब्द वही है जो प्राचीन समय से चले आ रहा है लेकिन उसका अर्थ बदल गया, तो क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। देखिए जो वर है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सबसे देखिए इसमें 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? रूढ़ शब्द में 3 पॉइंट है। एक तो परंपरा से आने वाले शब्द, तो वर शब्द परंपरा से आ रहा है तो ये भी फिल हो गया, यानी कि ये भी कंडीशन लागू होती है। दूसरा, टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं। वर का अगर हम टुकड़ा करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि टुकड़ा करना मतलब संधि करना, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो दूसरा भी कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, तीसरा, जो शब्द पहले की तरह प्रयोग होते हो लेकिन अब पहले की तरह वही अर्थ नहीं देते हो। ठीक है, बल्कि अब दूसरे अर्थभाव में प्रयुक्त होते हो।
और ये भी तीसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई, क्योंकि वर शब्द प्राचीन शब्द है। पहले इसको श्रेष्ठ कहते थे वर को, लेकिन आज वर को हम दूल्हा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चिरंजीवी, देखिए चिरंजीवी पहले डायनासोर को बोलते थे, लेकिन आज दूल्हे का विशेषण है दूल्हे का। देखिए आपने अक्सर शादी ब्याह के कार्डों पे चिरंजीवी लिखा देखा होगा, चिरंजीवी यानी कि दूल्हे का विशेषण क्या होगा, चिरंजीवी, है ना। पुराना शब्द है चिरंजीवी। पहले डायनासोर को बोलते थे, यानी कि दीर्घ आयु वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि दीर्घ आयु मतलब डायनासोर को पहले चिरंजीवी कहते थे, और आज दूल्हे का विशेषण है क्या, चिरंजीवी, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, 3 ही पॉइंट है केवल इसमें। एक वो जो प्राचीन यानी कि परंपरा से चले आ रहे हो वो शब्द, दूसरा उन शब्दों को तोड़कर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। ठीक है, और तीसरा वो शब्द प्राचीन से चले आ रहे हैं और लेकिन आज आकर उनका अर्थ बदल गया। ठीक है, आज वो किसी दूसरे अर्थ या भाव में उनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन से रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा देख लीजिए, दूसरा जिसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक से आप समझ रहे होगे, योग मतलब जोड़ना एक दूसरे से। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका जोड़ना, यौगिक शब्द यानी कि जोड़ना। आगे लिखा हुआ है, जैसे आप देख भी पा रहे होगे, दो या दो से अधिक शब्दों से बना शब्द क्या कहता है, यौगिक शब्द कहलाता है। यानी कि इसमें संधि वाले शब्द आते हैं। संधि कैसे होती है, 2 वर्णों से मिलकर बनती है ना। तो संधि वाले शब्द आ जाएंगे, और इसमें समास वाले शब्द आ जाएंगे, लेकिन केवल और केवल बहुब्रीहि समास को छोड़कर। कौन सा समास छोड़कर, बहुब्रीहि समास को छोड़कर। ठीक है, चलिए वो यौगिक में हो जाएंगे। और तीसरा आता है, तीसरा जो भेद है, योग रूढ़ शब्द, है ना। हम पढ़ रहे हैं किसका, रचना, संरचना, है ना, और आकृति के आधार पर जो 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो योग के रूढ़ के बारे में पता चल गया, यौगिक के बारे में पता चल गया। अब योग रूढ़ शब्द देख लीजिए। देखिए हमने यौगिक में देखा था कि समास के सभी शब्द आ जाएंगे, सभी शब्द समास के, है ना, लेकिन बहुब्रीहि नहीं आएगा। तो जो बहुब्रीहि है ये कहाँ जाएगा, ये योग रूढ़ में चला जाएगा, है ना। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे। जैसे दशानन बोलते हैं रावण के लिए, जैसे नीलकंठ बोलते हैं शिव के लिए। यानी कि बहुब्रीहि समास के सभी शब्द कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम देखेंगे शब्द का तीसरा भेद क्या कहता है, विकार परिवर्तन रूप रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है विकारी जिसको हम पदबंध कहते हैं, और दूसरा होता है अविकारी जो अव्यय या फिर निपात होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विकारी शब्द यानी कि पदबंध, जो शब्द लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं विकारी शब्द। यानी जो शब्द लिंग वचन काल कारक में बदल जाएं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब देखिए संज्ञा भी देख लीजिए। संज्ञा 3 या 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, और क्रिया हमारी 2, 8 और 10 प्रकार की होती है। अब ये कहो कि जी 2, 8, 10 प्रकार कैसे होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 प्रकार की होती है रचना व क्रम के आधार पर, है ना। 8 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर, और 10 प्रकार की होती है प्रयोग के आधार पर, है ना। ठीक है, इसके अलावा अब अविकारी शब्द देख लीजिए। कौन से शब्द, अविकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होते। देखिए विकारी शब्द परिवर्तन होंगे लिंग वचन काल कारक में, और अविकारी शब्द लिंग वचन काल कारक में परिवर्तन नहीं होंगे, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। लेकिन ये भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे विकारी 4 प्रकार के होते हैं, ये भी अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय,
तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय के भी कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम और डीप जाके हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं विकारी शब्द। कौन से शब्द? विकारी शब्द, यानी कि परिवर्तन होने वाले शब्द कौन से हैं? तो पहला आ जाता है संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 या फिर 5 प्रकार की होती है। तो अब हम ये भी जानेंगे 3 प्रकार की कब होती है और 5 प्रकार की कब होती है। ठीक है, और किस कंडीशन में कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा के बारे में जान लीजिए। देखिए संज्ञा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस ज्ञा आ जाएगा निकल के। तो सम का मतलब है समान और ज्ञा का मतलब है जानना, यानी कि समान जानना, समान जानना। देखिए मैं सीधी सीधी भाषा में, देहाती भाषा में, लोकल की लैंग्वेज में बता दूं, संज्ञा वो शब्द होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और देखने के साथ साथ में छू सकते हैं। आपकी आंखों से दिखाने वाला, आपकी आंखों से देखने वाला जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ है, वो शब्द क्या कहलाएगी? वो सभी शब्द, वो सभी चीज़ें संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, समान शब्द, शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से जानना। क्या? समान रूप से जानना शाब्दिक अर्थ होता है। किसका होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ समान रूप से जानना। इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए वस्तु का क्या मतलब है? वस्तु का, जैसे घर है, मकान है, तो ये क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति, व्यक्ति में राम, मोहन, कैलाश, अजय, विजय कुछ भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति है। ठीक है, जैसे नीलम है, सोनम है, आराधना है, पिंकी है, कोई भी है, लड़का है, लड़की है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है ना, वो सब व्यक्ति जो भी नाम आएंगे वो सब भी संज्ञा होंगी। जैसे स्थान है, दिल्ली है, आगरा है, इलाहाबाद है, मेरठ है, कानपुर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो भी हैं स्थान है वो सब भी क्या होंगी? वो सब भी हमारे होंगी संज्ञा कहलाएंगी। ये कौन सी? स्थान। ठीक है, प्राणी, जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, जानवर, ये सब प्राणी वाली संज्ञा है। भाव की मैं बात कर लूँ, प्रेम है, क्रोध है, ये भी भाव वाली संज्ञा है। अवस्था की मैं बात करूं, जैसे किशोर अवस्था, ठीक है, शेष अवस्था, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ठीक है, ये सब भी संज्ञा कहलाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सीधा सा फंडा है जानने का, और वो ये है कि जो भी चीज़ आपको आंखों से दिखाई दे रही है और उनको आप छू सकते हो, वो सभी संज्ञा होंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए संज्ञा की पुरानी अवस्था के बारे में आपको बता दूं तो संज्ञा पहले इस तरह से लिखी जाती, आदि न लगती थी। आदि न, ये क्या है? ये चलिए मैंने अभी आपको बताया था, जो न के नीचे मैंने आपको लगाया है, ये क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए पुराना संज्ञा लिखने का तरीका ये था, लेकिन आज वर्तमान में हम इस तरह से लिखते हैं। कई जगह आपको संज्ञा आधा न के साथ भी मिलेगी, और जो ऊपर कहीं कहीं आपको बिंदी लगी भी मिलेगी। तो देखिए ये जो न है हमारा आधा, इसके स्थान पर हमने बिंदी का प्रयोग किया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे क्या है, मंगल है ना, तो इस शब्द के स्थान पर क्या हमने बिंदी लगा दी। यहाँ अय्या के स्थान पर क्या बिंदी लगा दी व्यंजन में, यहाँ पंडित में, ठीक है, यहाँ संजय में यह न आ रहा था, न के स्थान पर हमने बिंदी लगा दी। या मैं आ रहा था संविधान, तो मैं के स्थान पर हमने बिंदी लगा दी। यानी कि नासिक व्यंजन की जगह हमने बिंदी का प्रयोग कर लिया। किसकी जगह? नासिक के व्यंजन की जगह। नासिक के व्यंजन, ये नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? पंचमा अक्षर होता है, पंचमा अक्षर। देखिए स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं जो कि कितने होते हैं? 25 होते हैं। 25 यानी कि 5-5 की हमारी रो होती है, लाइन होती है 5-5 की। ठीक है, 5-5 की, इस तरह से 5-5 की। ठीक, अब जो 5-5 में जो ये वाला है, कौन से वाला? लास्ट वाला है, लास्ट वाला पांचवा, इसी को बोलते हैं हम क्या? इसी को बोलते हैं नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन। ठीक है, चलिए अब देखिए संज्ञा के 3 या 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 या 5 भेद होते हैं। 3 या 5 कौन से? पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक, और पांचवा कौन सा होता है? द्रव्यवाचक। अब देखिए 3 या 5 मैंने आपको बताया, तो 3 कब होंगे, 5 कब होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जब ये दो नीचे वाले हैं, कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों जब जातिवाचक में चले जाते हैं,
तब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, और जब दोनों बाहर हो जाते हैं समूहवाचक और दर्ववाचक, तो उस समय संज्ञा के भेद कितने बन जाते हैं? 5 बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं हम जातिवाचक के बारे में जान लेते हैं। जातिवाचक, ठीक है, कौन सा? जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? जिस शब्द से किसी जाति का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? किसी जाति का बोध होता हो जिस भी शब्द से, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे जानवर है, नदी है। अब देखिए जानवर, जानवर बोल दिया हमने, एक शब्द ले दिया जानवर। अब इस शब्द में सारे टोटल जानवर शामिल हो गए। जैसे कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गया, हाथी भी आ गया, गधा भी आ गया, ठीक है, शेर है, चीता है, ठीक है, जो भी है वो सब जानवर में आ गया। यानी कि हम बहुत सारे शब्दों को हमने कुछ ना कहकर सिर्फ एक जानवर से हमने उसको दर्शा दिया, यानी कि यहाँ क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, उसकी हमने जाति बता दी। जैसे नदी है, नदी, नदी तो हमने कह दिया, नदी कौन सी नदी? कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या फिर गोदावरी नदी। ऐसे अगर हमने नदी कहती तो हमने उसकी नदियों की जाति बता दी। ठीक है, तो यह जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गाय है, गांव, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, जानवर, देश, राजधानी, नहर, नगर, शहर, फल आदि। ठीक है, गाय, देखिए अब गाय, अब आप ये सोचोगे गाय कैसी? गाय में बहुत सारी क्या होती है? नस्ल होती हैं। अब हमने केवल गाय कह दिया, हमने केवल गाय कह दिया। एक गाय तो होती है जो इसको हम गौ माता कहते हैं। क्या कहते हैं? गौ माता कहते हैं। और एक गाय होती है कौन सी? नील गाय, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नील गाय होती है। इसलिए गाय, गाय शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम गौ माता के लिए कहेंगे इसको तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, हम नील गाय कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। गांव, देखिए गांव बहुत सारे हैं भारत के अंदर, लेकिन पता नहीं किस गांव के बारे में बात कर रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। नदी बहुत सारी हैं, पर्वत बहुत सारे हैं। देखिए जातिवाचक का मतलब है जिससे हम किसी जाति का बोध करते हो, जिससे हम किसी जाति का हमको जानकारी मिलती हो। देखिए हम किसी गांव में जाते हैं, हम किसी घर के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पता क्या क्या बताया जाएगा हमें? जो उस घर का मेन मेंबर होगा, जो मेन सदस्य होगा, ठीक है, उस घर के मेन सदस्य के नाम से उसको जाना जाएगा। कह दिया कि ये किसका घर है? कह जी ये अजय का घर है, ये विजय का घर है, ठीक है, ये दिलशाद का घर है, या फिर कोई भी नाम ले देगा, तो किसका नाम लेगा? जो वहाँ मैन है, जिसके नाम से जान पहचान हो रही है, उसका बारे में हमें बताया जाएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी उपाधियां भी क्या होंगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ये भी आप याद रखेंगे, जितनी भी उपाधियां हैं। ठीक है, अब चलिए आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए। अब जिन बच्चों के भी जातिवाचक संज्ञा समझ नहीं आई होगी वो यहाँ क्लियर हो जाएगी व्यक्तिवाचक में। बिल्कुल भी फिक्र ना करें, जरा भी फिक्र ना करें। ठीक है, जैसे जिस शब्द से केवल अपनी पहचान होती हो, केवल अपनी पहचान। जैसे उदाहरण कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी। देखिए अभी हमने एक चीज आपको बताई थी, मैंने अभी आपको, कि जातिवाचक में नदी उदाहरण है जातिवाचक का, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? यह कावेरी, कावेरी क्या है? एक नदी है। नर्मदा क्या है? एक नदी है। गंगा एक नदी है, गोदावरी एक नदी है। वहां हमने केवल नदी कह दिया था, तो नदी क्या? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी में कौन सी नदी? जिसे एक की तरफ इशारा करे, यानी कि कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, ये क्या हो गए? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। इसके अलावा देखिए अभी हमने गाय का उदाहरण लिया था। गाय, गाय कैसी? गाय एक जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन हमें बताया एक की तरफ इशारा कर दिया कि जो सामने खड़ी है, यानी कि नील गाय, है ना, नील गाय। देखिए गंगा, हमने कहा था नदी, लेकिन अब यहाँ एक की तरफ इशारा कर दिया कि गंगा के बारे में कह रहा हूं मैं, गंगा, तो व्यक्तिवाचक हो गई। हिमालय, देखिए पर्वत, मैंने अभी आपको देखा तो पर्वत, अब पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत, है ना, एक की तरफ इशारा कर दिया। देखिए देश, देश बहुत सारे हैं भारत, इसमें हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, लेकिन किसी एक देश के बारे में कहे जैसे भारत, है ना, तो यहाँ व्यक्तिवाचक, है ना। देखिए भारत में बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे राज्य हैं, है ना, लेकिन जिस एक के बारे में कहते हैं जैसे दिल्ली, कानपुर, और एक देखिए एक आम आता है, आम बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया, आम कैसी संज्ञा है? तो आम कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें यह अगर जोड़ दिया जाए दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, फजली आम, है ना, बम्बई आम, गुलाब जामुन आम। लेकिन एक आम की पहचान जो बता रहा है, आम की पहचान,
यानी कि बहुत सारे में से निकाल के बिल्कुल साइड में अलग एक रख दिया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। शेर, देखिए जानवर के बारे में बताओ। जानवर, जानवर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन शेर एक की तरफ कह दी शेर है। देखिए शेर जैसा दूसरा कोई नहीं है, यानी कि क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब आगे बढ़िए। देखिए विभीषण, राम, रावण, कंस, सीता, सती, सावित्री, सूरदास, एकलव्य, नेपोलियन, यक, फिर कुंभकर्ण, जयचंद आदि शब्द, ये जो शब्द हैं ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग होंगे। आगे बढ़िए। देखिए नोट, नोट लिखा हुआ है, ये भी आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। उपरोक्त शब्दों का प्रयोग जब अनेक व्यक्ति, स्थिति, समूह, वर्ग या एक जाति विशेष के लिए किया जाए तब वहाँ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक बन जाएगा। जो शब्द अभी हमने पढ़े थे, विभीषण, राम, रावण, कंस, सीता, सती, सावित्री, सूरदास, एकलव्य, नेपोलियन, कुंभकर्ण, जयचंद, ये सभी शब्द अगर क्या, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और इनको हम जाति के रूप में प्रयोग करें, है ना, जैसे मैं कह दूं हर घर में विभीषण होगा और भारत में विभीषणों की कमी नहीं है ना। देखिए हर घर यानी कि अलग अलग की बात कर दी, एक एक की, तो यहाँ क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ भारत की बात कर दी, पूरे भारत की, है ना, पूरे क्या कर दी, भारत की बात कर दी पूरे की, तो यहाँ एक जाति के बारे में बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। देखिए यह जो संज्ञा होती है ये स्पर्शीय होती है, यानी कि इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको टच नहीं किया जा सकता। ये अनुभवजन्य होती है, यानी कि इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इनको फील किया जा सकता है, इनको, है ना, महसूस या फील किया जा सकता है। इनमें प्रत्यय लगा होता है। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय लगता है पीछे, किसी भी शब्द में पीछे प्रत्यय लगता है। और जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग लगता है आगे। कहाँ लगता है उपसर्ग, उपसर्ग लगता है आगे, है ना। चलिए प्रत्यय लगा होता है किसमें, भाववाचक संज्ञा में। और कुछ बिना प्रत्यय के भी स्वतंत्र होते हैं, बिना प्रत्यय के भी, ये भी याद रखेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे भलाई, सच्चाई, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हर्षित, हरियाली, सुंदरता, जवानी, क्रोधित, प्रेम, प्रेमी, उमंग, उल्लास, ये सब शब्द किसके हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है ना। चलिए याद रखेंगे। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, एक बार फिर समझ लीजिए। भाववाचक संज्ञा में 4 पॉइंट है। ये पहला है कि इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, यानी कि अस्पर्शीय है, यानी कि इनको छुआ नहीं जा सकता। दूसरा, ये अनुभवजन्य होते हैं, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तीसरा, इन सभी शब्दों में प्रत्यय लगा हुआ होगा। और चौथा, कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भी होते हैं। आगे आ जाइए, समूहवाचक, यानी कि चौथा, संज्ञा का चौथा भेद कौन सा, समूहवाचक। यह संज्ञा बाद में जोड़ी गई है, ठीक है, यह संज्ञा क्या हुआ, बाद में जोड़ी गई है, जबकि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा कैसी हैं, मूल संज्ञा हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संज्ञा कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और भाववाचक है। तीन संज्ञा है हमारी, कौन सी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, जो कि क्या है, मूल संज्ञा है, और ये समूहवाचक संज्ञा में चली जाती हैं। अब इसके अलावा इसके जो उदाहरण हैं, इसके जो उदाहरण है, जो भी वो समूह की जानकारी देते हैं, इसके उदाहरण, जैसे संघ, क्या है, जैसे जैसे है संघ, संघ क्या है, एक समूह है, ठीक है। संगठन, समिति, सभा, सेना, कक्षा, भीड़, कबीला, काफिला, गुच्छा, गिरोह, झुंड, झुरमुट, जत्था, बाजार, यानी कि ये एक समूह है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, इसलिए क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो गई यहाँ पर, है ना। चलिए अब आगे देख लीजिए, द्रववाचक संज्ञा के बारे में जान लीजिए। द्रववाचक संज्ञा इसमें है, यह संज्ञा बाद में जोड़ी गई है। देखिए बाद में जोड़ी गई है, कौन कौन, समूहवाचक भी और द्रववाचक भी। मूल संज्ञा कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है मूल संज्ञा, पहली संज्ञा कौन सी है, पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक, तीसरी है कौन सी, भाववाचक संज्ञा, है ना। ठीक है, आगे देखिए, यह संज्ञा बाद में जोड़ी गई है, जबकि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा कैसी है, मूल संज्ञा है।
द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, पहचान हो गई। आगे समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में ही आती है। तब जो संज्ञा होती है हमारी उसके 3 भेद होते हैं, और जब यह दोनों बाहर हो जाती हैं उस समय संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, है ना। इसके अलावा आगे बढ़िए। देखिए जातिवाचक संज्ञा विशेषण क्रिया के शब्दों में प्रत्यय लगाकर, यानी कि पीछे प्रत्यय लगाकर या जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, जब भी विशेषण शब्दों का बहुवचन में प्रयोग होता है, किसमें? बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो वो शब्द क्या होंगे? भाववाचक शब्द बनेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ जाइए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा में भी क्या होगा? संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं इनसे भी, है ना। चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़ के देख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, पहचान देख लीजिए द्रव्यवाचक की। देखिए ठोस व तरल पदार्थ। कैसे? ठोस व तरल पदार्थ, है ना। जैसे पत्थर है, लोहा है, पानी है, दूध है, घी है, तेल है। देखिए दूध, लोहा, ये क्या हो गए? ये ठोस हो गए। जबकि पानी, दूध, घी, तेल, ये क्या हो गए? ये फिर तरल पदार्थ हो गए। अगर ऐसे शब्द भी आते हैं तो वहाँ क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। जिसमें धातु है, धातु है, जैसे सोना है, चांदी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा। जो ढेर के रूप में हो, जैसे मिट्टी ढेर के रूप में, वहाँ भी द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसे मापा व तोला जा सके, जैसे आटा है, दूध है, तेल है, जो भी नापने की चीज़ है, वस्तु है ना, खाने की चीज़ है, कोई भी है, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगी। इसके अलावा जो अगणीय हो, यानी कि जिनको गिना ना जा सके, जो इनकी गिनती ना हो सके, जैसे केला है, अंडे हैं। लेकिन देखिए अब अगर आप 2-4 अंडे ले लो तो वो भी गिन जाएंगे, 2-4 आलू ले लोगे तो वो भी गिनती में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ ज़्यादा संख्या में ली जाए, ज़्यादा संख्या लेने पर, ज़्यादा संख्या अंडे की, केला की या और भी कुछ ऐसा हो, तो वहाँ क्या होगा? अगणनीय होंगे, ये इनकी गिनती नहीं होगी और ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे, है ना। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप मुझको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये है 7520828487। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। तब आप अपने डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमने क्लास की है, इसकी जो PDF होगी, क्या होगी? PDF, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा हमारा। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर मैं आपकी इसकी क्लास की PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और रिवीजन ज़रूर करें। यकीन रखिए, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की कि 5 से लेकर 8 प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आएंगे ही आएंगे, और 3 से लेकर 5 प्रश्न आपके SSC GD में आएंगे ही आएंगे, जो मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में। जो एक मैंने वीडियो कराई है, अभी बहुत सारे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जो मैं आपको कराऊंगा, लगभग 6 से 7 क्लास में आपकी कराऊंगा, 6 से 7 क्लास। इसी 6 से 7 क्लास में 20 से लेकर 25 प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ आपसे, 100% वाली। ऐसे ही 1-1, 1.5-1.5 घंटे की क्लास आएंगी, 6-7 क्लास, और इसी में 20 से 25 प्रश्न की मैं आपसे गारंटी लूंगा कि 20 से 25 प्रश्न आप केवल और केवल 7 से 8 घंटे में आप 20 से 25 प्रश्नों की आप तैयारी कर लोगे। यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ मिलेगा। यकीन रखिए, हमारे साथ जुड़िए और 100 के 100% बेनिफिट आप पाइए। परीक्षा में उत्तीर्ण होइए अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम उसमें पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम से अपना शुरू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।